हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CS एब इनिशियो। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, जो कि डिफाइन है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पेपर 2। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम आते हैं राइट टू फ्रीडम में। अब राइट टू फ्रीडम जो फंडामेंटल राइट है, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड राइट है। देयर इज नो सिंगल राइट ऑफ फ्रीडम। इट इज डिफाइंड फ्रॉम आर्टिकल 19 to 22 एंड देयर आर मल्टीपल राइट्स इन राइट टू फ्रीडम, जो कि अलग अलग आर्टिकल्स में डिफाइन है, अलग अलग significance है उसका, and there are some permissible restrictions also which can be imposed on right to freedom. So that right to freedom cannot be exercised by the citizens of the country arbitrarily. Right? So हम इस वीडियो में पढ़ेंगे what is right to freedom, क्या क्या rights included है हमारे इस fundamental rights में as defined from article 19 to 22, and what are the reasonable and permissible restrictions that can be imposed by government on this right. तो सबसे पहले हम देखेंगे राइट टू फ्रीडम, जो एक कंपोजिट फंडामेंटल राइट है, इसमें क्या क्या राइट्स इंक्लूडेड है। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 19, जो हमारे कुछ राइट टू फ्रीडम प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19 ही अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है, जिसके अंदर देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ फ्रीडम्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, freedom of forming an assembly, freedom of protesting, freedom of press. There are multiple rights which are included in Article 19, and Article 19 अपने आप में ही बहुत बड़ा आर्टिकल है, एंड इसे बोला जाता है बैकबोन ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 20 बोलता है, अगर किसी सिटीजन को कन्विक्शन किया गया है किसी भी ऑफेंस के लिए, तो उसके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट रहेंगे अपने प्रोटेक्शन के लिए। फिर आता है आर्टिकल 21, जो देता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको किस तरह की पर्सनल लिबर्टी दी गई है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब उन्हें अपने लाइफ को डिग्निफाइड वे में जीने का हक है। फिर है आर्टिकल 21A, ये बाद में इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो है राइट टू एजुकेशन। सो इस आर्टिकल में स्पेसिफिक एज स्पेसिफाइड की गई है। The people falling within that age has fundamental right to education. मतलब उनको कॉन्स्टिट्यूशन में ही अधिकार दिया गया है कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके हमारी कंट्री में। सो दे कैन एनफोर्स दिस फंडामेंटल राइट। एंड लास्ट इज आर्टिकल 22, जो हमारे सिटीजन को देता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। वो हम अभी देखेंगे क्या प्रोटेक्शन दिया है उस फंडामेंटल राइट में। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 19 में, जिसमें 6 तरह के फ्रीडम्स दिए गए हैं इंडियन सिटीजन्स को। सो वन बाय वन हम देखते हैं ये फ्रीडम क्या है। ये 6 फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का और एक्सप्रेस करने का अधिकार है। सेकेंड फ्रीडम है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब हमारी कंट्री में किसी भी जगह पे कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं, एक असेंबली फॉर्म कर सकते हैं, क्राउड क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी मैटर को डिस्कस कर सकते हैं, बट इट शुड बी विदाउट आर्म्स। थर्ड है फॉर्मिंग एन एसोसिएशंस एंड यूनियंस, इंडियन सिटीजन्स के पास फ्रीडम है, वो किसी भी तरह का एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हैं टू एनफोर्स देयर राइट। फिर है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू फ्रीडम का वेरी इंपॉर्टेंट राइट है, इंडियन सिटीजन्स आर अलाउड टू मूव एनीवेयर फ्रीली विदाउट एनी हिंड्रेंसेस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर हमारा पांचवा राइट है रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये हमारे फोर्थ राइट का ही पार्ट है, जिसमें हमने ये राइट दिया है सिटीजन को कि वो इंडियन टेरिटरी में कहीं पर भी मूव कर सकता है फ्रीली। उसी का पार्ट है ही कैन ऑल्सो रिसाइड एंड सेटल एट एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। ही इज फ्री टू रिसाइड एंड सेटल, वो कहीं पर भी सेटल हो सकता है अपनी विल की ऊपर। It is he need not to take permission from the state to settle at any part of India. Then last freedom दिया है practice any profession or to carry any occupation, trade or business. मतलब सिटीजन अपनी मर्जी से
जो भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करना चाहता है, जो भी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस वो प्रैक्टिस करना चाहता है, वो ये करने के लिए फ्री है, उसको ये परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें समझना है ये जो 6 फ्रीडम है आर्टिकल 19 में हमें दिए गए हैं, ये फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं है। इन फ्रीडम्स पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है, गवर्नमेंट के पास राइट है कि इस पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर पाए, बट उस राइट को भी राइट टू फ्रीडम ने लिमिट किया हुआ है। मतलब क्या क्या सिचुएशंस ऐसी हैं और किस किस तरह से गवर्नमेंट इन राइट टू फ्रीडम्स पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, ये भी आर्टिकल 19 में स्पेसिफाई किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसको हम प्यार से बोलते हैं फोसे। ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम दिया है हमारी कंट्री ने हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, ये बोलता है हम फ्रीली विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एक और इसमें इनबिल्ट फ्रीडम है, राइट टू रिमेन साइलेंट। मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ के हमें ये तो समझ में आता है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, बट देयर इज ऑल्सो राइट टू रिमेन साइलेंट। ये अनाउंस हुआ था जब कोर्ट में एक केस गया था, जब एक स्कूल में नेशनल एंथम हो रहा था और कुछ बच्चे उसे प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ खड़े थे बट नेशनल एंथम गा नहीं रहे। तो स्कूल के मैनेजमेंट ने, स्कूल के टीचर्स ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि दे आर डिसरिस्पेक्टिंग अ नेशनल एंथम। बट जब ये केस एस्केलेट हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि नेशनल एंथम को गाना कंपलसरी नहीं है। इट इज नॉट अ डिसरिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम। वो जो बच्चे थे वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे, वो अपने भगवान के अलावा किसी की भी वंदना नहीं कर सकते थे, उनके रिलीजन का ये रेस्ट्रिक्शन था। तो कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया और इसे माना कि राइट टू रिमेन साइलेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देयरफॉर इन दैट केस ना गाना नेशनल एंथम का डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है। इसी वजह से आजकल जो हम थिएटर्स में जाते हैं मूवी देखने के लिए, उस समय नेशनल एंथम प्ले होता है, तो ये हमारी विल है, हमारा राइट है, हम उस पे खड़े होना चाहे ना होना चाहे, हमसे गाना चाहे ना चाहे, इट इज ऑन अस। देयरफॉर वो किसके अंदर हमें राइट मिला है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारा प्रेस है, हमारा मीडिया है, कुछ भी छापता है, इवन तो कुछ बहुत सारे मैटर्स है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट छापता है, वो कैसे करता है? उसके पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन। सो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर सेकेंड हमारा फ्रीडम आता है असेंबल पीसबली विदाउट आर्म्स। मतलब लोग कहीं पर भी इकट्ठा होके, भीड़ बना के किसी भी मैटर के लिए डिस्कशन कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ पब्लिक प्रोटेस्ट दे कैन डू, बट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस नहीं होना चाहिए। फिर है फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को ये राइट दिया कि वो एसोसिएशंस या यूनियन फॉर्म कर सके फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एसोसिएशंस एंड यूनियंस मोस्टली फॉर्म होता है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट या टू निगोशिएट और बार्गेन विद एम्प्लॉयर्स इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हमारा राइट टू फ्रीडम आता है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हम लोग पूरी कंट्री में विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस ट्रैवल कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल राइट। हमारे पास ये राइट है कि हम एटलीस्ट अपनी कंट्री में विदाउट एनी बैरियर ट्रैवल कर सके, और इसी का कॉन्सिक्वेंट एक राइट है reside and settle in any part of the territory of country। हमारा कंट्री बहुत डाइवर्स है एंड सिटीजन्स को ये राइट है कि वो कंट्री के किसी भी पार्ट में सेटल हो सके, रह सके जब तक उनका मन करे। एंड लास्ट फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। हमें ये फंडामेंटल राइट दिया गया है कि हम किसी भी तरह का प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बट जैसा कि मैंने कहा, जितने भी हमें फ्रीडम्स दिए गए हैं उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। तो जैसे सपोज हम प्रैक्टिस यानी प्रोफेशन की राइट की बात करें तो गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है कि हमें स्पेसिफिक टेक्निकल क्वालिफिकेशन या कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए।
सिमिलरली अगर कोई ट्रेड और बिजनेस हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। किसी भी सेक्टर को मोनोपोली देना है तो बाकी सारे सेक्टर्स को बाकी सारे लोगों को रोक सकती है उस पर्टिकुलर ट्रेड या बिजनेस को प्रैक्टिस करने से। सो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन दिस राइट टू फ्रीडम ऑल्सो। तो ये थे हमारे 6 राइट टू फ्रीडम्स जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए हैं। जो फ्रीडम्स हमने दिए हैं दैट इज एन इनहेरेंट राइट ऑफ स्टेट सिटीजन। एक सिटीजन को फ्रीली एंड डिग्निफाइड वे में जीने के लिए इस तरह के फ्रीडम्स की जरूरत पड़ेगी। So therefore it is not an extraordinary rights given to our citizen, it is just a natural right which a human being should possess to live happily and in dignified manner. But none of this freedom is absolute and they are subject to reasonable restrictions. As I have explained earlier also, अब हम पढ़ेंगे इन राइट टू फ्रीडम पे किस तरह के restrictions impose कर सकती है गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच की। फ्रीडम ऑफ स्पीच can never be exercised by citizen of country in an unlimited manner. There are reasonable restrictions in freedom of। So ये reasonable restriction impose करने के लिए आर्टिकल 19 में ही परमिशन दी गई है स्टेट को कि वो इन फ्रीडम्स पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर पाए बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। ये कंडीशंस क्या है? सबसे पहले ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे इम्पोज कर सकते हैं वो सिर्फ इम्पोज कर सकते हैं बाय लॉ। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन है जो रेस्ट्रिक्शन हम इम्पोज करेंगे वो रीजनेबल होने चाहिए, उसके पीछे प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड बैकग्राउंड होना चाहिए। आप बिना किसी रीजन के रेस्ट्रिक्शन नहीं इम्पोज कर सकते। एंड थर्ड कंडीशन है रेस्ट्रिक्शन जो इम्पोज होगा इन फ्रीडम्स पे वो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 19 ही होना चाहिए। जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होगा वो सिटीजन्स के इंटरेस्ट में ही इम्पोज होना चाहिए। इट शुड बी इन लाइन विद ऑब्जेक्ट्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 19। सो इन तीन कंडीशंस के अंदर हम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तीन कंडीशंस को हाईलाइट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला था कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है इन फंडामेंटल राइट में दैट कैन बी इम्पोज्ड ओनली बाय ड्यूली इनैक्टेड लॉ। इस केस में कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की कोशिश की गई थी जो कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जो कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन था, उसके पीछे कोई लॉ नहीं था। तो कोर्ट ने इस कंडीशन को अपहेल्ड किया एंड बोला कि रेस्ट्रिक्शन खाली लॉ से ही इम्पोज किया जा सकता है। अब हम देखेंगे ये परमिसिबल रेस्ट्रिक्शंस हैं क्या। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। सबसे पहले सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के इंटरेस्ट में, अगर उसे कोई फॉरेन स्टेट से रिलेशन मेंटेन करने हैं या सुधारने हैं उसके लिए कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है तो गवर्नमेंट कर सकती है। पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिसेंसी एंड मोरालिटी के अंदर कुछ सिटीजन्स के पास राइट है कुछ भी बोलने का बट इट शुड बी सम डिसेंट एंड मॉरल स्टेटमेंट। अगर वो अपनी डिसेंसी एंड मोरालिटी को भूल जाते हैं कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं तो गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है अगर कोई सिटीजन तो भी उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए जा सकते हैं। अगर कोई डिफेमेशन एक्ट कर रहा है देन ऑल्सो ही इज नॉट फ्री टू एक्सप्रेस, ही इज नॉट फ्री टू स्पीक एनीथिंग। और अगर कोई ऐसी चीजें बोल रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है जिस वजह से दूसरा आदमी कोई ऑफेंस करने के लिए मोटिवेट हो रहा है तो उसमें भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है। तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 में जिसने हमें कौन सी राइट दी है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इस आर्टिकल का पर्पस है हमें एक मीनिंगफुल लाइफ देना। अब हम देखते हैं ये हमें राइट क्या दे रहा है। इसने हमें बोला नो पर्सन ऑफ द कंट्री शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब सिटीजन्स की लाइफ नहीं ले सकते हैं, उनकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते हैं, उनके कहीं आने जाने पे रोक नहीं लगा सकते हैं। वी कैन नॉट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन देम, वी कैन नॉट टेक देयर लाइफ अवे फ्रॉम देम।
बट जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको हम फांसी की सजा देते हैं, उनको हम इम्प्रिजनमेंट देते हैं, तो वो हमारी क्या पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन है और लाइफ राइट राइट टू टेक लाइफ है। तो इसलिए इस आर्टिकल में ये स्पेसिफाई किया गया है कि अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और अ पर्सनल लिबर्टी ओनली एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब हम देखते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब है। देयर शुड बी अ जस्टिफाइंग इंटरफेरेंस विद इन अ पर्सनस लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। जस्टिफाइंग मतलब वो अ लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, लार्जर सिटीजन्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही वो लॉ बनाई जा सकती है किसी की पर्सनल लाइफ या पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की। जो लॉ बनेगा दैट शुड बी अ वैलिड लॉ। एंड थर्डली जो प्रोसीजर हम ले डाउन करेंगे दैट मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ऐसा नहीं है कि कोई ऑटोक्रेटिक रूल है और कुछ आर्बिट्री लॉ बना दिया जो सिटीजन्स के लिए ऑप्रेसिव है या जो लीडर को फैंसीफुल लग रहा है, ऐसा नहीं है। The law which will be made should be valid law and there should be a reasonable background for laying a restriction on person's life and personal liberty. इसमें एक केस लॉ रेलेवेंट है, सतवंत सिंह सोने वर्सेस एपीओ न्यू दिल्ली, जो ये बोलता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी में राइट टू ट्रैवल भी इंक्लूडेड है। सो कोई भी पर्सन को हम विदाउट एनी रीजनेबल रीजन राइट टू ट्रैवल रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और इसमें ये भी डिसीजन हुआ था कि अगर हम किसी का पासपोर्ट डिनाई कर रहे हैं, अगर किसी सिटीजन को उसके पासपोर्ट से डिप्राइव कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी देयर शुड बी अ लॉ। और अब हम आते हैं आर्टिकल 21A पे, जो बोलता है राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट है। इसमें एग्जैक्टली क्या स्पेसिफाई किया गया है, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन to all children of age 6 to 14 in such a manner as state may by a law determine। मतलब आर्टिकल 21A बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों का एजुकेशन कंपलसरी है एंड स्टेट को वो एजुकेशन उन्हें फ्री देना पड़ेगा। फिर आता है आर्टिकल 22, जो बोलता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन भी फंडामेंटल राइट है। सो आर्टिकल 21 में हमने भी पढ़ा था राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, जो है आर्टिकल 21 22 को कॉम्प्लीमेंट करता है। अब हम देखते हैं कि अरेस्ट एंड डिटेंशन एक्चुअली होता क्या है। अरेस्ट एंड डिटेंशन एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी पे रेस्ट्रिक्शन है। अगर हम किसी को अरेस्ट करते हैं या उसको डिटेन करते हैं तो मतलब वो पर्सनल लिबर्टी हमने उसकी छीन ली है। सो आर्टिकल 22 में हमें कुछ सेफगार्ड्स दिए गए हैं अरेस्ट या डिटेंशन के अगेंस्ट। अगर हमें कोई लॉफुली अरेस्ट कर रहा है या लॉफुली डिटेन कर रहा है तो हमारे पास अपने सेफगार्ड के लिए कुछ राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 22 में दिए गए हैं। दो सेफगार्ड्स है, सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट। पहला है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। वी हैव राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि हमें क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। सेकंड हमारा सेफगार्ड है अरेस्ट के अगेंस्ट राइट टू कंसल्ट लीगल प्रैक्टिशनर। तो पहले तो हमें इस फंडामेंटल राइट ने राइट दिया कि हमारे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हमें प्रॉपरली इन्फॉर्म किए जाए कि क्या क्या ग्राउंड है जिस वजह से हमें अरेस्ट किया जा रहा है। और सेकेंड, हर एक सिटीजन के पास राइट है लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का। सो बिफोर अरेस्ट हम अपने लीगल प्रैक्टिशनर को कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 22 के अंदर। अब दो सिमिलर सेफगार्ड्स हमें दिए गए हैं डिटेंशन के अगेंस्ट। ये क्या बोलता है कि देयर इज अ फंडामेंटल राइट, ये क्या बोलता है कि अगर हमने किसी को अरेस्ट किया है तो उसको मजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज अ फंडामेंटल राइट। और सेकेंड, उसे 24 आवर्स से ज़्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते हैं इन पुलिस कस्टडी। अगर हमें 25 आवर्स से ज़्यादा डिटेन करना है तो वो डिटेंशन ओनली इन जुडिशियल कस्टडी ही हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। सो फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल CS Ab Initio।